बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 6 ज़ेवर का डिब्बा पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक अफ़साना है प्रेमचंद का। और इसमें ये जो अफ़साना है, इसके जो किरदार हैं वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी निस्बत से इनके खुदाओं का तज़किरा भी इस अफ़साने में मौजूद है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा, इसके किरदारों के बारे में अच्छे तरीके से समझिएगा। और अक्सर ये जो लेसन है वो आ जाता है, इसमें से पैरा जो है वो इक़्तिबास की तशरीह के लिए मोस्टली आ जाता है। तो ज़रा गौर से इसके मायने और मफ़हूम को अच्छे तरीके से समझिएगा। इस सबक की तदरीस के बाद आप जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि किसी कहानी के अफ़साने किसी एक हिस्से का इंतखाब करके बकिया हिस्से को अपने तख़य्युल की बुनियाद पर यानी अपने ख़याल के मुताबिक भी आप इसको ढाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है बतौर सिन्फ़ अफ़साने के लवाज़मात यानी कि उसके जो ज़रूरी असबाब हैं उन अज्ज़ा से वाकिफ़ हो सकेंगे आप। अज्ज़ा यानी कहानी, किरदार वगैरह। जुमला ख़बरिया की किस्मों से आगाही हासिल कर सकें। जुमला अस्मिया और जुमला फ़ेलिया में इम्तियाज़ कर सकेंगे यानी फ़र्क साबित कर सकेंगे। ख़ास तौर पर लाज़म और शेरी यानी शेर से मुताल्लिक़ के हवाले से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल में तफ़रीक़ करके अपनी तहरीर और गुफ्तगू में मुनासिब अल्फाज और मौजू जुमले इस्तेमाल कर सकेंगे आप। ठीक है, लाज़म होता है जो फ़ाइल पर तमाम हो जाए, मफ़ूल की ज़रूरत ना पड़े। अफ़साना की तारीफ़ है, मुख्तसर कहानी होती है। अफ़साना एक मुख्तसर कहानी होती है। ये एक ही पहलू यानी कि एक ही पहलू, एक ही मौजू या नुक्ते सबक या नतीजे पर मुश्तमिल कहानी को अफ़साने का नाम दिया जाता है। इसी तरह के आपके बहुत से और भी लाइब्रेरी में आपके अफ़साने होंगे जिनको आप जो है वो पढ़ सकेंगे। और इसके अलावा आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपको कौन सा अफ़साना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कहानी में कुछ इस तरह बयान किया गया है। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा कुछ ना सूझा। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। इसी साल वालिद भी चल बसे और प्रकाश ज़िंदगी के जो शीरी यानी मीठे ख्वाब देखा करता था वो मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर थे। इनकी वसातत यानी कि उनके ज़रिए से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी, मगर वो सब मंसूबे धरे ही रह गए और अब गुज़र औक़ात के लिए सिर्फ 30 रुपये माहवार की ट्यूशन ही रह गई। वालिद ने कोई भी जायदाद न छोड़ी, उल्टा बहू का बोझ और सर पर लाद दिया। और औरत भी मिली तो तालीम याफ्ता, शौकीन, ज़ुबान तराज यानी तेज़ तरार, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने की निस्बत से मर जाना कबूल था, यानी घटिया किस्म का खाना या मामूली खाना। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आती थी, लेकिन ठाकुर कौन है जहाँ पे वो काम करते। ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान देकर इनके आंसू पहुँच दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, यानी कि बड़ी आसानी से वो एक दूसरे के घर आ जा सकते थे। पुख्ता यानी मजबूत, हवादार, साफ़ सुथरा और ज़रूरी सामान से आरास्ता ऐसा मकान 20 रुपये माहवार से कम में ही मिल सकता था। काम सिर्फ 2 घंटे का था। लड़का तो लगभग इन्हीं की उम्र का था, मगर बड़ा कुंद जहन यानी मोटी अकल वाला कामचोर। अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था, यानी 9th क्लास में पढ़ता था। ये सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर और ठकराइन यानी उनकी बीवी दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना लड़का ही समझते थे। गोया वह मुलाजिम नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में इससे मशवरा लिया जाता था। शाम का वक़्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र है ये उनके ठाकुर का बेटा को पढ़ा कर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने कहा, अभी ना जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा, वो क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलहदा ले जाकर उम्मा देवी यानी उनका ठकुराइन का नाम है, तुम्हारी क्या सलाह है यानी मशवरा है कि ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो वीरू बाबू से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ, प्रकाश ने ज़रा तजब्जुब से कहा, यानी हिचकिचाहट से। मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूँ? मशवरा। इनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना हो चुका।
तो अभी ना करूं, तुम्हारी यही सलाह है, जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाएं। मैंने तो दोनों बातें अर्ज़ कर दी, तो कर डालूं। मुझे डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए, यानी गलत रास्ते पे ना चला जाए, फिर पछताना पड़ेगा। क्यों, मेरे रहते हुए इसकी आप फ़िक्र ना करें। हाँ, मर्ज़ी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं है। सब तैयारियां थी करनी, सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में एक कमज़ोरी होती है, यानी ये जो काम करने वाले होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनकी एक कमज़ोरी है जो इन्हें तल्ख सच्चाई के इजहार से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमज़ोरी थी। बात पक्की हो गई और शादी का सामान होने लगा। शादी का सारा इंतज़ाम प्रकाश के हाथ में था। 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने का इख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात ना थी। देखते देखते खस्ता हाल नौजवान ज़िम्मेदार मैनेजर बन बैठा, यानी खस्ता हाल परेशान। कहीं बजाज से सलाम करने आया है, यानी बजाज कहते हैं कपड़ा बेचने वाला, कहीं मोहल्ले का बनिया यानी राशन वाला इसे घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपया आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन वो इतना कमीना ना था, यानी उस कम ज़र्फ नहीं था। फिर इसके साथ क्या दगा करे, यानी उनको क्या धोखा दे जिसने सब कुछ इस पर छोड़ दिया हो। जिस दिन इसने 5,000 के जेवर खरीदे, इसके कलेजे पर सांप लौटने लगा, हसद होने लगा। यानी कि यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट होती है, तो ज़रा समझिएगा कि ये हमें स्टोरी क्या लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है। घर आकर चंपा से बोला, चंपा इसकी बीवी का नाम है, हम तुम यहाँ रोटियों के मोहताज और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हज़ारों लाखों का जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ें के देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, बास चीज़ों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा यानी उसकी बीवी हसद ना लहजे में बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर यानी ईश्वर उनका भगवान ने दिया है वो पहने, यहाँ तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, यही लोग मज़े उड़ाते हैं, ना कमाना ना धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मज़े से खाते हैं और चैन करते हैं। चंपा, अपना अपना मुकद्दर है, यानी अपनी अपनी किस्मत है। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मज़े उड़ाते। यहाँ तो रोज़मर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है, गहने कपड़ों को कौन रोए। कोई ढंग की साड़ी भी नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाना हो तो पहन लूँ। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊँगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती हूँ तो जान बचती। ये कहते कहते इसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा, ये मुसीबत के दिन हमेशा ना रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती, यानी दिल लगी की बातें गुजर होती जाए यही बहुत है। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और गम से सर झुका लिया। चंपा इसे इतना काहलल वजूद समझती है, यानी उसको इतना कामचोर और सुस्त आदमी समझती है। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर इसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में इसे ऐसे बढ़िया जेवर यानी बेहतरीन जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद ना थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, जेवरात की बात सुनकर दिल जलता है। वैसी चीज़ें तो तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं, ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज़ चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, इसमें बचपन की क्या बात है। कोई फ्राक यानी खुले दिल आदमी कभी इतनी कंजूसी ना करता। मैंने ऐसी सखी कोई नहीं देखा, मैंने ऐसा सखी कोई नहीं देखा जो अपनी बहू के जेवर किसी गैर को बख्श दे। मैं गैर नहीं हूँ, मैं हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं इनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। अगर अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी। मगर अहले सरवत यानी मालदार लोग का दिल दौलत के बोझ से दब कर सुकड़ जाता है। इसमें सखावत और फ़राक यानी आला हौसलगी के लिए जगह ही नहीं रहती। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आई। बार बार वही चमकते जेवर आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल घर आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। यकायक प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। आह, चंपा के नाजुक जिस्म पर एक गहना भी नहीं जेवर। फिर भी वो कितनी शाकर है, इसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने के उम्र है और इस उम्र में इस बेचारी को हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। वो दबे पाँव कमरे से बाहर छत पर आया।
यानी आहिस्ता से। ठाकुर साहब की छत इसकी छत से मिली हुई है। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, यानी खामोशी थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने इसे जगाकर क्या कहा, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डिब्बा उठाकर ले गए। प्रकाश झटपट उठा और घबराया हुआ सच जाकर ठाकुराइन से बोला, ये तो बड़ा गजब हुआ, यानी जुल्म हुआ। माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बतलाया। ठाकुर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सींध नहीं, यानी कोई सुराख नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चोल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता कि चोर ठाकुर साहब का आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर है, क्या होगा भगवान। तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीज़ें तैयार होकर आई थी ना। जाने किस मनहूस सायत में बनवाई थी, यानी बुरे वक्त में बनाई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है ठकुराइन। नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है, किसी का नाम भी निकल आए तो भी मुझे यही ख्याल रहेगा कि किसी बाहर के आदमी का किया है, चाहे जिधर से आया हो। पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है, छत से, यानी ठोकर ज़रा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान हो। कल दरवाज़ा तो खुला हुआ नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। कोई पहले ही मौका पाकर कोठे पर यानी छत पर चला गया हुआ और वहाँ छुपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर यानी ऊंची दीवार पर किसी के पाँव के निशान दिखाई दिए। जहाँ प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने से छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ ना कह सकते थे। प्रकाश ने इनके दिल की बात खोल दी। अब तो कोई शक ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ भाई, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था, वो गया। अब चलो आराम से बैठो, आज रुपए की कोई तजवीज़ यानी कोई बंदोबस्त करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। प्रकाश, आप कहें लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई है, यानी जिम्मेदारी आ गई है। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, मुमकिन है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत के सर के सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, इधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया तो ज़रा भी आहट नहीं मिल सकती, यानी आवाज़ में घूम घाम कर भी कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे। शादी के दिनों में देर होती रहेगी, इधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। स्टूडेंट्स, इस सबक का बकिया हिस्सा इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।